जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, तो ये आपके पेपर से बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो सभी प्रश्नों को नोट कर लें। और एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय हिंद जरूर टाइप करें। और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि अग्निपथ योजना की घोषणा कब की गई थी। तो ये अग्निपथ योजना की जो घोषणा है वो कब की गई थी, तो आप सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब आपका 16 जून 2022 हो जाएगा। 16 जून 2022, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो 1 जुलाई 2017 को किसकी घोषणा की गई थी, तो ये मैं आपको बता दूं जीएसटी की घोषणा की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। और देखो अग्निपथ योजना में क्या था, इसमें जो सैनिक हैं वो 4 साल के लिए लिए जाएंगे और इसमें 25% जो सैनिक हैं उन्हें परमानेंट रेगुलर कर दिया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पादन कौन सा था। तो देखो जीआई टैग से आपके जरूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आप इसीलिए मैं आपको जितने भी जीआई टैग हैं सभी कंप्लीट कराता हुआ चलूँगा। और यहाँ पे देखो जो पहला पूछा गया है, तो याद रखना वो दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका सही जवाब। और चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और देखो मेरी ज़बान पे माँ भगवती विराजमान हो, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको इस बार 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप नए कैंडिडेट हैं या आप पहले पेपर दे चुके हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों का इस बार सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और आप भी एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास में और देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है। तो जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिल चुका है, तो आप यहाँ पे 361 ऑप्शन सी बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। तो देखो आपने जीआई टैग पढ़ लिए होंगे कहाँ किसे कौन सा जीआई टैग मिला है, लेकिन टोटल कितने मिले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया गया है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है आप नोट करिएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो ये जो आपका लाल फास्फोरस है ये क्या है, तो ये भी देखो किस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे याद है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि माचिस की डब्बी पे या माचिस की तीली पे कौन सा वो लगाया जाता है, कौन सा फास्फोरस लगाया जाता है, तो आपका वो लाल फास्फोरस होता है। जो आपने माचिस दिया सलाई देखी है ना, तो उस पर लाल फास्फोरस लगा होता है। आप देखो यहाँ पे दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो यहाँ पे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई का नाम आ गया तो मैं तुरंत समझ गया कि ये किचन वाला सोडा है। क्या है, किचन का सोडा है। खाने वाला सोडा जो है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोने वाले सोडे का नाम होता है, उसमें बाई नहीं लगता है, बस इतना ध्यान रखना। बाई घर में काम करने वाली होती है ना, तो ऐसे याद रखना। तो जहाँ पे बाई लग जाएगा समझ जाना तुरंत कि ये खाने वाला सोडा है। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंध नहीं है। इस पर आपको बताना है किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है रणजी ट्रॉफी आपका संबंध रखती है। ठीक है, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और आपका ईरानी कप ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। पूछा है संबंध नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी तुरंत टिक कर देंगे जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ये कलर सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, एक मिनट ये वाला देखें। हाँ, तो कब की गई थी, ये आपका HW है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कर चुके हैं और मेरे सभी भाइयों को पता होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखो भारत में जो चीनी का कटोरा है वो आपका हो जाएगा
उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कलर ना यही आपका ग्रीन ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आपका जो चीनी का कटोरा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। देखो ये आपके लिए जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसे अल्प रोजगार से जाना जाता है, क्या अल्प रोजगार, अल्प रोजगार, बेरोजगारी नहीं, अल्प रोजगार। अब इसका दूसरा नाम है ये अल्प रोजगार, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं आदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन ए लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है, अगर नहीं पता, जैसे कि मान लो मुझे ले लो, मैं क्या करता हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ लेकिन अकेला करता हूँ। अब बहुत से मेरे भाई ऐसे होंगे कि आपके पास थोड़ा, मतलब कि मान लो 5 बीघा खेत है और घर में 10 लोग हो, तो 10 के 10 लोग खेत में काम करते हो, तो ये यहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत थोड़ी ना है, लेकिन यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी जो होती है, जो शिक्षित बंदा है, पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है, तो उसे शैक्षिक बेरोजगारी बोलेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किस शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। और इसका आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा अजातशत्रु, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो मैं बताऊं, ये ना ये इसने कब किया था, ये 5वीं सदी में किया था, ये भी याद रखना। देखो मुझे याद आ गया, इसने 5वीं सदी में, शताब्दी में ये पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये याद रखना। और देखो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और धनानंद कौन था, ये नंद वंश का आखिरी शासक था। जिसका फाउंडर कौन था नंद वंश का, तो याद रखना उसका महापद्मानंद, क्या था, महापद्मानंद। तो ये भी आप याद रखना। जैसे शायद क्षत्रिय यंत्रक भी बोला जाता था, क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो ये आप याद रखेंगे। और नंद वंश का ही अंत करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो चाणक्य जी का था। चाणक्य जी ने ही, देखो वो शिक्षक थे, और कहते हैं ना शिक्षक में इतनी ताकत होती है कि वो एक साधारण से मनुष्य को असाधारण बना के असाधारण काम करवा सकता है। तो यही होता है बस शिक्षक का महत्व, यही होता है शिक्षक की गरिमा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपका देखो 2011 की जनगणना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं रोज आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो 31.20% हो जाएगा। ये शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो ये है। अगर ग्रामीण जो आपकी पूछी जाएगी तो आप याद रखना 68.8%, जो कि आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं। और देखो अभी मैं जैसा कि कह रहा था आपसे, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, गुलाम था भाई, गुलाम था, गुलाम को खरीदा और उसे सम्राट बना दिया। ये एक शिक्षक ही कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये शिक्षक की गरिमा है कि वो साधारण से इंसान को असाधारण बना देता है। तो यहाँ पे दिया गया है, सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब मेरे भाई 1988 होना चाहिए। और देखो ये नोट कर लेना, ये आपके जो पहले पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये प्रीवियस पेपर में देख रहा था, वहाँ मुझे ये क्वेश्चन मिला और मैंने आपको बता दिया। और देखो 1935 में, याद रखना, मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। और 1952 में आपका पहला जो चुनाव हुआ था वो संपन्न हुए थे। जो चुनाव हैं वो आपका पहला 1952 में संपन्न हुआ था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। देखो अभी तो मैंने बताया ही था, इसका सही जवाब आपका 1952 हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस गुरु ने
गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, जो गुरु नानक जी हैं ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है, फाउंडर हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इनका जन्म पूछा जाएगा तो तलवंडी में हुआ था, ये भी आप याद रखना। और इनके पिता का नाम कालू मेहता था, ये भी आप याद रखना। देखो आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और इनकी जो जीवनी है वो गुरु अंगद जी ने लिखी थी। तो गुरु अंगद जी, ऑप्शन ए आप सही जवाब लगा देंगे। और देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी से, देखो आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये सुनो, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों के 11वें गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया था। तो आपको ये यहाँ पे बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कब किया था। तो आप तुरंत बताना है, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 1708। क्या हो जाएगा? 1708 में किया था। तो ये देखो, आप चाहें इसे क्रोम पे गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको 1708 दिखाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी, जो कि ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखो ये क्या लगा है, गुरु तेग बहादुर इतने से इतने सिख धर्म के 9वें गुरु थे। यहाँ पे देखो गुरु जो तेग बहादुर जी हैं, इनसे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना, गुरु तेग बहादुर जी जिनका जन्म 1964 से और 1664 से 1675 तक रहे, ठीक है, जन्म नहीं, ये मतलब कि गुरु जो थे वो रहे। और देखो इनका जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनकी औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई थी। ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ये भी आप याद रखना। और 1707 में कर दी गई थी। और देखो उन्होंने मुगलों द्वारा कश्मीर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्हें औरंगजेब ने 1707 के आदेश पर मार डाला। तो आप ये चीज़ याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये मुझे याद नहीं रहा, मैंने कब ये लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ पे दिया जाता है, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? राउफ जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? एक पूछा जाएगा आपसे यार, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राउफ जो आपका है ये जम्मू कश्मीर का है। तो ऑप्शन ए लगा देना। गुजरात से याद रखना, गरबा आपका हो जाएगा, ठीक है, गरबा। तो गरबा आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ पे तमिलनाडु से भी याद रखना, आपका भरतनाट्यम हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सॉरी, यहाँ पे दिया गया है 1531 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1531 में इनमें से कौन सा युद्ध हुआ था? यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप इनमें से बताएंगे, इनमें जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा देवरा के युद्ध, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। आपसे पूछता हूँ कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताइएगा। चौसा का युद्ध जो है आपका ये हुआ था 1538 में। कब हुआ था? 1538 में हुआ था। देखो सरहिंद का जो युद्ध है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं। यहाँ पे याद रखना, सरहिंद का तो बहुत सरल है याद करना, 1555, 1555, ठीक है, 1555। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बिलग्राम का युद्ध, जिसे आप शायद कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कब हुआ था? तो आप क्या बताओगे? आपका जो कन्नौज का युद्ध था, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये आपका 1540 में हुआ था, ये भी आप याद रखना। और पानीपत का प्रथम आपका 1526 में हुआ था। और आपके खानवा का जो युद्ध है वो 1527 में हुआ था। और आपका चंदेरी का जो है वो 1528 में हुआ था। आपके घग्गर का जो है वो 1529 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने कहीं से भी देख के नहीं बताया, मुझे ये सारे याद हैं। और कैसे? बस इनको मैं डेली लिखता हूँ, इसलिए मुझे ये सब याद रहते हैं। और मैं यही कहता हूँ आपको कि अगर आप वाकई में अपना अच्छा जीके जीएस करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हो, उसे लिखना स्टार्ट कर दो, आपका सब्जेक्ट बेहतर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 ऑप्शन सी। और ये देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इनको देख लेना, नोट कर लेना। अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 में दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसमें प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया गया है, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति दी गई है। अब देखो अनुच्छेद 24 क्या है?
24 याद रखना, मैं आपको ऐसे बता दूं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में कार्य करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो नोट में कुछ लगाया है, ये भी देख लो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव का पक्षपात को खत्म करना होता है। तो ये देखो समान नागरिक मतलब समझ गए ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं धर्म के आधार पर कि तुम्हारा मुसलमान हो तुम और हम हिंदू हैं, ये कुछ भी नहीं। ये सब आर्टिकल 44 के तहत इसे समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी होगा समान होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पड़ती है, तो देखो इसमें भी दिया होगा मैंने कहीं कि इडुक्की बांध एक द्विलय चप्पाकार बांध है जो पेरियार नदी पर 2 ग्रेनाइट पहाड़ियाँ जिनका स्थानीय नाम कुरवान तथा कुर्ती के मध्य भारतीय राज्य केरल में स्थित है। कहाँ, भारतीय राज्य केरल में। और इनकी जो 2 पहाड़ियाँ हैं ग्रेनाइट की, उनकी नाम याद रखना, एक तो आपका कुरवान और एक कुर्ती। हो सकता है एसआई के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और देखो यहाँ पे नर्मदा और महानदी भी दे रखा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नर्मदा कौन सी दिशा में बहती है। देखो यहाँ पे दिया गया है दिफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, ये आपका HW है। और इससे पहले की जो अगर क्लास को नहीं देखा है तो देख लेना दोस्त, उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, इनसे रिलेटिव असम, आपका जितने भी जहाँ भी जो भी दर्रे हैं सब करवाए हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका सही जवाब चंबल हो जाएगा। कौन से राज्य में स्थित है ये जो आपकी परियोजना है, बताइए आप, तो आप तुरंत बताएंगे भैया राजस्थान। RJ याद रखना, राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है हम्पी कौन सी नदी पर स्थित है। हम्पी जो आपका है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका सही जवाब तुंगभद्रा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन C में दिया गया है। और आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैं कंटिन्यू आपको क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ। और मैं आपसे एक बार फिर से यही कहूँगा कि अगर आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट करते हो तो यार एक बार थंब वाला लाइक वाला बटन जरूर दबा दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना। और कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी मेरे भाई मुझे बहन कमेंट करते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। यहाँ पे दिया गया है यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। यक्षगान जो है वो किस राज्य से संबंधित है। देखो ये आपको पता होना चाहिए, आपके लोक नृत्य और त्यौहार आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आप उस दिन मुझे एक भाई कमेंट कर रहा था कि भैया क्या इतना सरल क्वेश्चन, इतने हल्के क्वेश्चन आते हैं। नहीं दोस्त, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये GK GS है, यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे याद रखना कि यक्षगान जो आपका है वो कर्नाटक है, ऑप्शन B हो जाएगा। और कर्नाटक से मैं आपको और बता देता हूँ कि हो सकता है यक्षगान कर्नाटक से ना पूछ के आपसे डोलू कुनिथिया पूछ ले, क्या डोलू कुनिथिया पूछ ले, तो ये भी आप याद रखना। और देखो आंध्र प्रदेश से आप याद रखना आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। और केरल से आपका कथकली हो जाएगा, ठीक है। तो कथकली और कथक भी याद रखना, कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, और कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। तो ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व मतलब कि ऑप्शन B हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि हाइडे स्पेस की लड़ाई को झेलम की लड़ाई या झेलम की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 326 ईसा पूर्व मई में सिकंदर महान और पोरस के बीच लड़ी गई थी। यह सिकंदर के भारतीय अभियान के हिस्से के रूप में पंजाब में हाइड स्पेस नदी के तट पर हुआ था, जिसे झेलम की भी लड़ाई कहते हैं। तो ये आप राजा पोरस के साथ में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मैं आपको बताऊं, ये
भारत में पूछा जाएगा सिकंदर कितने दिन तक रहा। ये कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का था ना भाई, मैसिडोनिया का था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, ये भी हमें पता है कि इसके गुरु का नाम अरस्तु था। और ये सिकंदर भारत से ही हार के गया था, वैसे ये विश्व विजय के लिए निकला था, ये भी याद रखना। और देखो मैं आपको बताऊं, ये भारत में 19 महीने रहा, ये भारत में 19 महीने तक रहा, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो तुरंत बता दोगे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये कब चली, तो आप क्या बताएंगे? अब आपसे मैंने डेट और सन पूछ दी है, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो तुरंत बताना कि भैया 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 जो कि सही जवाब आपका हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और कहते हैं कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। दोस्त मन से अगर हार जाओगे तो आपको कोई नहीं जिता सकता है, और अगर आप ग्राउंड में हार जाओगे तो आप फिर से जीत जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना, इसलिए कभी मन से हार नहीं माननी। और कभी अगर खुद को टूटता हुआ तुम्हें लगे तो मैं अपना नंबर आपको हर क्लास में देता हूँ, कोई भी क्लास में जाके या चैनल पे जाके विजिट करके देख लेना, मेरा मोबाइल नंबर वहाँ पे होगा, तो आप मुझे कॉल करना यार। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आप हार मान चुके हैं तो मैं एक बार, बस एक बार मुझसे 1 मिनट जरूर बात करना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना जयपुर है, जो कि ऑप्शन सी में। देखो ये रेलवे से संबंधित है भाई पेपर, तो यहाँ पे रेलवे के मुख्यालय भी आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ये तो जयपुर आपने बता दिया, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तर मध्य रेलवे का बताओ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताओ, तो आप क्या बताओगे? भैया इलाहाबाद हो जाएगा। क्या? इलाहाबाद हो जाएगा। जैसे प्रयागराज अब नाम हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय बताओ, तो आप क्या बताओगे? नई दिल्ली हो जाएगी। क्या? नई दिल्ली हो जाएगा, तो तुरंत आप बता देंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब यहाँ पे 10 दिसंबर देख के गड़बड़ मत कर देना, 10 दिसंबर देख के गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे स्थापना की बात की गई है। तो आप बताएंगे 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब देखो मैं आपको बताऊं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मैं यहाँ पे डी की जगह बी बना रहा हूँ, बताओ। देखो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये अब आप याद रखेंगे और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आपको आज की क्लास में टोटल 5 HW मिलेंगे, और जो भी ईमानदारी से, कोई भी देखो फर्जीवाड़ा मत करना मेरे भाई, ईमानदारी से अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत टाइप करोगे, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओगे, गूगल पे सर्च नहीं करोगे। अगर नहीं पता है तो आप कर सकते हो, और अगर आप 5 के 5 सही देते हो तो मुझे बताना कि भैया मैंने 5 आंसर सही दिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको आपका कमेंट हाईलाइट मिलेगा, सबसे पहले आपका कमेंट दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि काठिया गेहूँ, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका, देखो मैंने कल भी आपको GI टैग पढ़ाए थे, ये आपका HW है, और इसका ये आपका कौन सा होगा? 2 नंबर का HW होगा। अभी 3 क्वेश्चन आपके बकाया हैं। अब इसका आंसर आप फटाफट बताइएगा। अगर आपने कल की क्लास को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई देखो ये ना, मुझे ऐसा लगा कि इसका आंसर चीन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है आपका वो भारत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना भी भारत में पैदा होता है। तो चीनी सबसे ज़्यादा कौन पैदा करेगा? भारत करेगा। लेकिन मैंने इसको जब 2 जगह चेक किया तो मुझे एक जगह चीन मिला और एक जगह भारत मिला लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी है, मैंने इसीलिए मुझे संदेह था कि विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भारत है। ठीक है, भारत है। भारत ने 5 साल में दूसरी बार ब्राज़ील से दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक का खिताब हासिल किया है। और ये भी याद रखना 2021-22 सीजन में भारत ने 36 मिलियन टन चीनी का उत्पादन किया, जो इसके पिछले उत्पादन से लगभग 6 मिलियन टन अधिक है। तो ये आप याद रखेंगे। और बाद बाकी मैंने देखो इसको, अगर आप भी गूगल पे चेक करेंगे तो आपको चीन दिखाएगा, लेकिन अगर आप सही से चेक करेंगे पूरा कि कब कौन आगे था, किसने कितना पैदा किया चीनी, तब आपको समझ आ जाएगा कि इसका सही जवाब भारत है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पाल घाट किस राज्य में स्थित है?
जो आपका पाल घाट है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप तुरंत लगा देंगे भैया ये तो केरल में है ना, ये केरल में स्थित है। अब देखो मैं आपको, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो फिर आपको कुछ बताने वाला था, मुझे शायद भूल गया। यहाँ पे दिया गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो ये भाई फिक्स है 8 राज्य। कौन कौन से हैं? देखो आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और ये झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो 23.5 डिग्री के कोण पर है, मतलब 23.50 डिग्री के कोण पर है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं देखो एसआई वालों के लिए ये जो कोड दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना दोस्त। और देखो यहाँ पे दिया गया है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये देखो मानसरोवर में है। ये मानसरोवर में मैं आपको बताऊं, मानसरोवर के पास में एक झील है राक्षस ताल, तो याद रखना वहाँ से होता है। और इसके साथ में मैं आपको बताऊं सिंधु के साथ साथ वहाँ से सतलज का भी होता है। किसका होता है? सतलज का भी होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो अगर आपसे सिंधु की लंबाई पूछी जाएगी तो 2880 मीटर है और भारत के अंदर। और देखो दूसरी नहीं, ये 2880 मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो इसकी लंबाई 3110 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन ऑप्शन में 2880 मीटर भी मिल सकती है, याद रखना। और सतलज की लंबाई भी याद रखना, आपको 1050 हो जाएगी किलोमीटर, 1050 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो दे रखा है ये तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में यह नदी कराची पाकिस्तान के मध्य अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो लोकटक झील है वो हो जाएगा, इसमें दे ही नहीं रखा है मुझे लग रहा है। यहाँ पे लोकटक झील जो आपकी स्थित है ये मणिपुर में है। हाँ ठीक है, ये मणिपुर में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो आपसे पूछा जा सकता है कि एक झील साल्ट लेक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना, साल्ट लेक। तो साल्ट लेक जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपकी कोलकाता में है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और देखो एक निजाम सागर भी याद रखना, निजाम सागर, ठीक है क्या? निजाम सागर, क्योंकि ये पहले पूछे जा चुके हैं, ये आपकी हैदराबाद में है। तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो आप तुरंत बताएंगे इसका सही जवाब बांदीपुर। लेकिन ऑप्शन में कर्नाटक अगर दे देगा तो याद रखना है भाई बांदीपुर कर्नाटक में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखो यहाँ पे दे रखा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। तो ये आप देखो पूरा याद रखना। और देखो आपका जो गिर नेशनल पार्क है वो आपका गुजरात में हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना, आपका जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में हो जाएगा और दुधवा नेशनल पार्क आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? नागार्जुन सागर परियोजना जो आपकी है वो किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब आंध्र प्रदेश होना चाहिए। आंध्र प्रदेश हो जाएगा तो ऑप्शन बी लगा देंगे। और ये भी पता होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी पर है। तो आप क्या बताएंगे? बताओ। चलो ये आपकी कृष्णा नदी पर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर हो जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सोन परियोजना बताओ मुझे। चलो बताओ भाई, सोन परियोजना बताइए। इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते, उस भाई ने उससे बोला था ना, तो मुझे लगा यार थोड़ा आज चलो क्लास दिखाते हैं कि क्लास को में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे भी कर टाइट आएंगे, टेंशन ना मन लो। लेकिन मैं सब आपको बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सोन परियोजना जो आपकी है ये बिहार में है। कहाँ पर है दोस्त? बिहार में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन अंतिम मौर्य राजा था? पहला तो सभी को पता है, अंतिम बताओ। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब, राइट जवाब है वो हो जाएगा बृहदत्त मौर्य। तो बृहदत्त जो कि ऑप्शन
बी में दिया गया है। और देखो अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखती है? तो वृक्षासन योग जब आप करोगे तो आपकी क्या स्थिति दिखेगी, आपको यहाँ पे ये बताना है। और देखो एक आपका शायद मकर मकर योग होता है, कुछ ऐसे होता है मकर योग, तो वो याद रखना, वो आपका वो भी पूछा जा चुका है आपके पेपर में, वो आपके मगरमच्छ से संबंधित है। और ये आपका वृक्षासन मतलब वृक्ष मतलब पेड़, तो पेड़ जैसी आकृति दिखाई देती है, तो ये याद रखना पेड़ हो जाएगा इसका सही जवाब। ऐसा लगेगा जैसे पेड़ के समान खड़े होने वाला योग कर रहे हो, ठीक है। और देखो मगर जो आपका मगर करके कोई था योग, वो याद रखना आपका मगरमच्छ से है, क्योंकि देखो जैसे वो पढ़ोगे ना आपको मेरी बात याद आ जाएगी। जाओ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मेरी याद आ जाएगी कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर वो प्रश्न आया तो। देखो यहाँ पे दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो यहाँ पे आप बताएंगे 2005 में हुई थी। 2005 ऑप्शन सी, इसमें 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी की गई थी, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, बताओ। देखो ऑप्शन में जो मैंने किताब मेरे पास थी उसमें जो दे रखा था, उसमें दे रखा था चीन, ठीक है, क्या दे रखा था? चीन। लेकिन मैंने यहाँ पे जो क्रोम पे पढ़ा वहाँ पे आपको ये जो मिला मुझे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने देखा संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर वर्ष करीब 62 लाख टन कपास का उत्पादन किया जाता है, जो पूरी दुनिया के कपास उत्पादन का कुल 38% है, जबकि चीन कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हम तुरंत इसे हटाएंगे और भारत को टिक कर देंगे। लेकिन मैंने किताब में चीन पढ़ा था, वो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि पहले का हो, लेकिन लेटेस्ट जो है क्वेश्चन का आंसर वो यही है, भारत, याद रखना। तो यहाँ पे दिया गया है मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? ये आपका HW है और ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे और करिए इसका आंसर फटाफट। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन ऐसा मेरा भाई है जिसने मुझे प्रॉपर सभी क्वेश्चनों के आंसर करे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है भारत में GST की शुरुआत कब हुई थी? तो ये तो सभी को पता है, 1 जुलाई 2017। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया था 1 जुलाई 2017 ऑप्शन बी। देखो भारत में 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ। GST को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। देखो याद रखना यहाँ पे कौन से संशोधन, 101वां संशोधन जो हुआ था GST से संबंधित है, याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। अधिनियम से पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय GST कानून को स्वीकृति दी। यह पूरे भारत में वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। देखो यहाँ पे ये भी मैंने आपको जितना हो सकता है उतना बताता हुआ चल रहा हूँ, और इनको दोस्त एक बार नोट कर लेना, हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो तो यहाँ पे दे ही नहीं रखी भाई, अभी गड़बड़ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है आर्टिकल 163 है। क्या? आर्टिकल अनुच्छेद 163 है। अब देखो 75 में मैंने आपको क्या बताया था? प्रधानमंत्री जी बताया था ना। अब देखो 76 में आपको क्या बताया था? मुख्य न्यायाधीश बताया था। 63 में क्या है? तो 63 में आपको कल बता चुका हूँ, शायद कल या परसों में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जी पे महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो प्रथम व्यक्ति वो कौन है? तो हम यहाँ पे बताएंगे प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाना चाहिए मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो आप क्या बताओगे? बताओ। तो आपका सही जवाब होना चाहिए चौधरी चरण सिंह। क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह सही जवाब आपका हो जाएगा। अब देखो मैंने उस दिन बताया था कि किसान घाट बताया था ना, किससे संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने शायद कल की क्लास में ही आपको बताया था। और देखो आपका ये तो सबसे कम हो जाएगा चौधरी चरण सिंह।
अगर सबसे ज़्यादा किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा तो आप क्या बताओगे? तो तुरंत याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी। माय एक्सपेरिमेंट तो गांधी जी की है ना बुक का नाम, और इस प्रश्न का सही जवाब सी हो जाएगा। देखो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक का नाम क्या है बताओ? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सही बता रहा हूँ ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो जल्दबाजी में ना ऐसी टिक गलत हो जाता है जैसे मुझसे हुआ अभी। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देना। देखो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब पहले ये योजना आयोग होती थी, फिर इसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। याद रखेंगे, प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दृष्टि की परिकल्पना के लिए नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे आपका सही जवाब रूस होना चाहिए। भाई किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देखो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो ये देखो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैं इस पर हैशटैग बना रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो ताकि आप भूल मत जाना, क्योंकि सब में जो यहाँ पे दे रखा है इसमें याद रखना मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किसकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4A में शामिल किया गया। तो ये आपके लिए जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया? तो देखो यहाँ पे ये तो हम लोग कर चुके ना, हाँ ये वाला प्रश्न है, तो आप बताइएगा उसका आंसर। और यहाँ पे देखिए दिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अब आप बताइएगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं और भी आपको जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन दूंगा, लेकिन बस आप भी एक वादा करो कि भैया मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा, हर क्लास को लाइक भी करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है 256 अनुच्छेद 256 ऑप्शन बी लगा देना। देखो 368 क्या है? 368 मैंने बताया संविधान में संशोधन करना हो तो 368 अनुच्छेद। 19 आपको अभिव्यक्ति की जो मतलब बोलने की जो स्वतंत्रता है वो 19 में दी गई है, जैसे कि आपके पत्रकार लोग हैं तो याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद 256 है, राज्य और संघ का दायित्व प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और संघ की कार्यशक्ति देने का विस्तार का उपयोग करना है। तो ये आप याद रखेंगे 256 आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बताइए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब मैगस्थनीज होना चाहिए, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? बताइए। क्या था? इंडिका थी ना भाई, इंडिका थी ना। तो ये आप याद रखेंगे। देखो सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था जो चंद्रगुप्त मौर्य से भिड़ गया था और ये मुखी खा के गया था। तो याद रखना, हार के गया था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज भाई ये देखो भारत ने दुनिया को शून्य दिया, वरना 1 से 9 तक ही थे, 10 तक कोई नहीं था। ये शून्य की देन, जो शून्य की देन है ना वो क्या है? वो भारत की देन है। तो आप बताएंगे हमारे आर्यभट्ट जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए। देखो भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। उनके बाद ही ये दुनिया में प्रचलित हुई, पर आर्यभट्ट ने गणनाओं और आधुनिक नंबर सिस्टम को लिखना शुरू किया। तो ये आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। और देखो यहाँ पे मैंने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, ये 5वां क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? और ये देखो दोस्त, ये पेपर में जब ऐसे ही डिक्टो छपेंगे ना तो ये मत कहना कि भैया मुझे आपने पहले नहीं बताया था, ठीक है। और कबड्डी से संबंधित भी बताना। देखो मैंने आपको कबड्डी भी बताया था और टेबल टेनिस भी बता चुका हूँ और क्रिकेट भी, क्योंकि यहाँ पे मैं तीनों को देख रहा हूँ और तीनों मैंने आपको बताए हैं। चलते हैं, और ये कल की क्लास का प्रश्न है यार सॉरी। यहाँ पे पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी?
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ये देखो, ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ। आप क्या बताएंगे? भरत मुनि जी ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि जी ने की थी। वेद व्यास जी ने क्या करा था? इन्होंने महाभारत लिखा था ना, बताओ। अब देखो, सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ये भी याद रखना। और देखो, वाल्मीकि जी ने क्या करा था? रामायण को लिखा था, ये भी याद रखना, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस किसने लिखी थी, बताओ। कि ये कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन मेरी तरफ से कि रामचरितमानस किसने लिखी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो, मैं आपको बता दूं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं होगा, उससे नहीं हो सकता है या वो नहीं कर पाएगा, तो मैं उसके लिए उसको बता दूं दोस्त कि कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। किसी ने कहा था कि डूबती हुई नैया कभी पार नहीं होती, और फिर उसका रिप्लाई आया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्त, हारना नहीं है, कोई नहीं हारता है। हमारे जैसे लोग, हमसे भी नीचे लेवल के लोग, कभी निकलना रोड पे और देखना कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी छत नहीं है सर पे, फिर भी जीवन जी रहे हैं। और एक आप हो, एक हमसे भी ऊपर के लेवल के लोग हैं। तो देखो, जो हमारे पास होता है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है, सच्चाई है। लेकिन दोस्त, जो हमें चाहिए उसके लिए तो हम मेहनत कर सकते हैं ना। तो दोस्त, रेगुलर मेहनत करना है। रात की अगर नींद अधूरी रह रही है तो याद रखना, आंखों से, खुली आंखों से देखा हुआ सपना आपका पूरा हो रहा है। अगर रात की नींद अधूरी रह रही है तो याद रखना मेरे भाई कि आपकी खुली आंखों से देखा हुआ सपना पूरा होने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और मैं यही कहूँगा कि आप सभी का इस बार 100% सिलेक्शन हो जाए। और आप भी अपने भाई की क्लास को यार एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में अगले कुछ प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।